आवाज क्लियर है फ्रेंड्स? ठीक है दोस्तों, आज हमारी तीसरी क्लास है करंट अफेयर की। तो हम शुरुआत करते हैं। आवाज आप तक पहुंच रही है बढ़िया से ना दोस्तों? ठीक है, आवाज आ रही है, क्लियर है सब कुछ? ठीक। हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रीडोज आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमने इसके पहले करंट की जो अर्धवार्षिकी है 2 क्लास ले चुके हैं। पहला राष्ट्रीय घटनाक्रम और दूसरा हमने किया है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, और उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आरओ एआरओ के एग्जाम में आ सकता है या ऐसे कोई भी एग्जाम जो आने वाला है, उसमें ये सारे क्वेश्चंस जो हम करा रहे हैं वो सारे महत्वपूर्ण हैं। उसको आप एक बार जरूर देखिए, और क्रीडोज द लर्निंग ऐप पर इसकी पीडीएफ हूबहू इसी प्रकार से पड़ी हुई है। वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको बार बार पढ़कर अपनी तैयारी को और मजबूती दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे करंट अफेयर्स आर्थिक घटनाक्रम आरओ के लिए। और इसमें लास्ट में हम जैसे हर बार करते हैं वन लाइनर, उसी प्रकार से इसमें भी वन लाइनर क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है? विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023। इसमें क्या कह रहा है, मैंने हर बार आपको बताया है। सबसे पहले आपको यहां पता करना है जारीकर्ता कौन है, पहले स्थान पर कौन है, अंतिम स्थान पर कौन है, और भारत का स्थान क्या है, और कुछ अगर इंपॉर्टेंट चीजें उसके अंदर हैं तो हम उसको भी शामिल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे जारीकर्ता कौन है। तो जारीकर्ता संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है। जारीकर्ता कौन है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। आपसे एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेगा, अभी हाल ही में विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 जारी की गई, इसका जारीकर्ता कौन सी संस्था है? आपको 3-4 संस्था दे दिया गया। पहला आपको ऐसे दे दिया कि WHO है, या WMO है, या विश्व बैंक है, या IMF है। तो आपको अगर कंफर्म पता रहेगा तभी आप मारेंगे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए क्या कहा गया है, विश्व का औसत जीवन प्रत्याशा कितना है? 72.8 है। यानी विश्व की अगर जीवन प्रत्याशा लिया जाए, जीवन प्रत्याशा से मतलब है कि एक व्यक्ति टोटल कितने साल जीता है, कुल कितने साल जीता है, एक एवरेज पूरे विश्व में अगर हम इस बात को देखें तो पूरे विश्व की जो औसत जनसंख्या है वो कितनी है? 72.8। लेकिन भारत की अगर बात किया जाए तो भारत की औसत जो जीवन प्रत्याशा है वो कम है, इससे लगभग 69 समथिंग है। तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। आप एक बार गूगल करके उसको देखिएगा कि भारत की जो जीवन प्रत्याशा है वो कितनी है, इससे कम है, ये चीज याद रखिएगा आप। तो आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश आपको पता है, अभी हाल फिलहाल में ही भारत ने चाइना को पीछे किया जनसंख्या में। तो टॉप पर कौन आ गया? भारत। अगर दूसरे नंबर पर बात किया जाए जनसंख्या में तो वो कौन होगा? चाइना होगा। तो भारत की वर्तमान में जनसंख्या कितनी हो गई है फ्रेंड्स? 142.86 करोड़। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। और आगे इसी में कहा है कि 2050 तक जो भारत की जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 166.8 करोड़। आप इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे यहां पर दिखाया गया है, किस उम्र की कितनी आबादी है भारत में? सॉरी, 25% 0 से 14 वर्ष के बच्चों की है, और 10 से 19 वर्ष के जो हैं उनकी 18% है, और 10 से 24 वर्ष के जितने लोग हैं वो कितने हैं? 26% है। अगर आपसे कहा जाए कार्यशील जनसंख्या भारत में कितनी है, तो आप याद रखिए टोटल जनसंख्या का 68% क्या है? कार्यशील जनसंख्या है भारत में। और 64 प्लस जो है वो उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 7%। ये भी आपको याद रखना है। और कुल जनसंख्या आपको वही दिखाया गया 142.86 करोड़। तो यही भारत की जनसंख्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, यहां से भी बन सकता है, यहां से भी बन सकता है, यहां से भी बन सकता है, यहां से आपसे कहीं से भी एक क्वेश्चन वो बना के दे सकता है कि बोल देगा अभी हाल ही में विश्व जनसंख्या रिपोर्ट जो 2023 आई उसके अनुसार 10 से 24 वर्ष में भारत की जनसंख्या टोटल जनसंख्या की कितना परसेंट है? तो 26% है। इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि भारत में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात कितना है, तो आप याद रखिएगा 68%।
तो इस बात को इस तरीके से पूछा जा सकता है, या आपसे पूछ सकता है 64 से अधिक उम्र के लोगों की जनसंख्या भारत में टोटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो भी आपको याद रखना पड़ेगा कि 64 से अधिक जो साल के लोग हैं उनकी जनसंख्या कितनी परसेंट है, 7% है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2050 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने का अनुमान है, तो आपको बताना पड़ेगा 166.8 करोड़। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, 13वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी, तो आप याद रखिएगा ऑल इंडिया लिमिटेड। तो और आपको यहां दिया गया है जो और 12 महारत्न कंपनियां हैं, जैसे एनटीपीसी हो गया, आरईसी हो गया, पीएफसी हो गया, पावर ग्रिड हो गया, गेल हो गया, ओएनजीसी हो गया, और यहाँ पे आपका कोल इंडिया हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, सेल हो गया और भेल हो गया। ये सारी क्या है, महारत्न कंपनियां हैं। ये 12 महारत्न कंपनियां हैं, और हाल फिलहाल में जो 13वीं महारत्न कंपनी जुड़ी है, आया है, तो उसका नाम क्या है, ऑल इंडिया लिमिटेड। तो ये आप याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल फिलहाल में किस कंपनी को 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया, तो आपको क्या बताना है, ऑल इंडिया लिमिटेड। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, यहां पे क्या कह रहा है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023। अब ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट से संबंधित। इसके बारे में एक एक चीज हम जानते हैं, और क्लास में ही कोशिश करो कि ये क्लास में ही आपका याद हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, जारीकर्ता अंकटाड, पहले ही मैंने आपको बताया है कि डायरेक्ट आपसे जारीकर्ता भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी की गई, इसके जारीकर्ता संस्था कौन सी है, तो आप याद रखिएगा कौन सी जारीकर्ता संस्था है, अंकटाड है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, शीर्ष एफडीआई अंतरप्रवाह वाले देश, जो शीर्ष एफडीआई अंतरप्रवाह यानी जहां पर शीर्ष एफडीआई, जहां पर उद्योगों की स्थापना होती है, सबसे ज्यादा पैसे ऐसे किस जगह जा रहे हैं, तो आप याद रखिएगा अमेरिका, चीन, सिंगापुर। यानी पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है, और तीसरे पे सिंगापुर है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर भारत की बात की जाए इसमें, तो भारत कौन से स्थान पर है, 8वें स्थान पर है। अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शीर्ष एफडीआई अंतरप्रवाह वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि भारत का स्थान कौन सा है, 8वां है। अगर शीर्ष 3 देशों की बात किया जाए तो अमेरिका, चीन, सिंगापुर। अगर इसकी जारी करने वाली संस्था आपसे पूछा जाए तो जारी करते वाली संस्था का नाम क्या है, अंकटाड है। अब हम आगे बात करते हैं, भारत को विदेशी निवेश की प्राप्ति, यानी जो भारत में विदेशी निवेश की प्राप्ति होती है वो कितना है, 49 अरब डॉलर। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अगर भारत के बारे में पूछा जाए, भारत कितना एफडीआई प्राप्त करता है, या विदेशी निवेश जो भारत में आते हैं वो कितने आ रहे हैं, तो आप याद रखिएगा कि 49 अरब डॉलर। किसके अनुसार, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में 49 अरब डॉलर का निवेश हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे की बात किया जाए तो 2021 में प्राप्त किए गए निवेश यानी 55 अरब डॉलर से 11% कम है। इसका मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि भारत जो है 2021 में कितना इन्वेस्टमेंट पाया था, 55 अरब डॉलर का। लेकिन 2022 की बात अगर की गई तो 22 में भारत केवल 49 अरब डॉलर का निवेश प्राप्त किया। तो इससे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2021 की तुलना में भारत में एफडीआई निवेश या विदेशी निवेश भारत में इस बार 11% कम रहा, या पिछली बार 55% था जो इस बार 49% हो गया। तो आप याद रखिएगा, सॉरी 49 अरब डॉलर था, पहले कितना था, 55 अरब डॉलर, अब कितना हो गया, 49 अरब डॉलर। तो आपसे पूछेगा कितने परसेंट की कमी आई, तो आप याद रखिएगा एफडीआई में पिछले साल की तुलना में 2022 में कितने परसेंट की कमी आई, तो 11% की कमी आई। ठीक है, इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्या कह रहा है, शीर्ष एफडीआई बाह्य प्रवाह वाले देश। इसका मतलब ये हुआ कि जिस देश से
बाहर निकलकर लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी बात कर रहा है। तो सबसे ज्यादा कहाँ के लोग निकल रहे हैं बाहर जाने के लिए? अमेरिका, क्योंकि अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है। अब क्या है कि वहां से लोग निकलकर दूसरी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पर उनको पैसा ज्यादा कमाने को मिले। तो ऐसे कौन से देश हैं? अमेरिका है, जापान है और चीन है। तो आपको जितनी लाइन यहाँ पे मैंने कराया है वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगर अंतः प्रवाह पूछे तो अमेरिका, चीन, सिंगापुर। अगर बाह्य प्रवाह के बारे में बात करें तब भी वहां पहले स्थान पर अमेरिका है, लेकिन दूसरा और तीसरा स्थान चेंज हो गया है। दूसरे स्थान पर यहाँ जापान आ गया है और तीसरे स्थान पर क्या आ गया है? चाइना आ गया है। ठीक, अगर भारत की बात करें तो भारत का स्थान इसमें कितना है? 20वां है। यानी बाह्य प्रवाह के मामले में कितना स्थान है? 20। जैसे बाह्य प्रवाह का मतलब ये हो गया कि जैसे भारत के, मान लो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का नाम ले, मुकेश अंबानी। अब मुकेश अंबानी की जो रिलायंस कंपनी है वो दूसरे देशों में भी जाके अगर खुलती है, दूसरे देशों में भी अपना कारोबार करते हैं, तो यही हुआ बाह्य प्रवाह। तो यानी मुकेश अंबानी द्वारा जो जाकर वहां इन्वेस्ट किया जा रहा है दूसरे देशों में या पैसे लगाए जा रहे हैं, उसी को कहा जाता है बाह्य प्रवाह। ठीक है, तो आपको जितनी चीजें बताई उसमें सब आपको याद रखना है, एक भी लाइन मिस नहीं करनी है। कोई भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब उसी में आगे और जुड़ा हुआ है, एक पेज में नहीं आ पाया था, इसी वजह से हेडिंग वही है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023। उसी से रिलेटेड कुछ और बातें हमें जानना जरूरी है, आप ध्यान रखिएगा। सबसे सॉरी दोस्तों, सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करता शीर्ष 3 देश, यानी एफडीआई जो प्राप्त करते हैं, निवेश नहीं, एफडीआई जो प्राप्त करते हैं उसमें शीर्ष 3 देश कौन से हैं? भारत, चीन, सिंगापुर। सबसे ज्यादा, देखिए दोनों में अंतर क्या है, यहां पे क्या है? शीर्ष एफडीआई अंतर प्रवाह वाले देश, मतलब जो लोग दूसरे देशों में जाकर अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं, पैसे लगाते हैं, ये हो गया अंतर प्रवाह। इसमें अमेरिका, चीन, सिंगापुर है। लेकिन अगर बात किया जाए एफडीआई प्राप्त करता, यानी फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट जो है उसके बारे में बात किया जाए, तो भारत, चीन और सिंगापुर है। यहां पे अमेरिका नहीं है, याद रखिएगा। और भारत ग्रीनफील्ड परियोजना घोषणा के लिए तीसरा सबसे बड़ा मेजबान देश है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस लाइन को भी, तीसरा सबसे बड़ा मेजबान देश भारत किसमें है? ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, इस बात को भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और दी गई है, आप इसको हमारे क्रेडोज लर्निंग द ऐप पर जाके इसको ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको सेम टू सेम पीडीएफ निकाल सकते हैं और वहां इसको बार बार रिवीजन के माध्यम से सारी चीजें आप याद कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023। अब यहां पे जैसे आ गया राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023, तो सबसे पहले जारीकर्ता, तो आपको याद रखना है जारीकर्ता कौन है? नीति आयोग है। अगर आपसे पूछा जाए किस आधार पर ये चीजें नीति आयोग ने जारी किया, तो यह सूचकांक का राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 19 से 21 के बीच बहुआयामी गरीबी को कम करने में भारत की प्रगति को दर्शाता है। तो आप इस बात को याद रखना। तो जो हर, देखो यहाँ पे पहला 15-20 फिर 19 से 21, यानी हर 5वें साल ये जो जारी किया जाता है, तो उसी के अनुसार से नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया है। अब इसमें क्या कहा गया है कि 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। कितने? ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। पिछले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार इस बार का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया उसमें कितने करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से मुक्त कराया गया है? तो आपको याद रखना है 13.5 करोड़ लोगों को। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? बहुआयामी गरीबी के अनुपात में सबसे तेजी से कमी किसने लाया है? उत्तर प्रदेश में। कितने की कमी हुई है? 34.3 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। तो आप याद रखिए ये कितना इंपॉर्टेंट डाटा है। आप यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं और यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है और यूपी ने बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है
कि यूपी ने जो अभी हाल में 2019 से 21 के बीच नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ, उसमें ये चीज़ें उजागर हुई कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 4 सालों के अंतर्गत 34.3 मिलियन लोगों को बहुआयामी गरीबी सूचकांक से बाहर निकाला है। यानी बहुआयामी गरीब जो लोग थे उनको बाहर निकालकर एक अच्छे जीवन की सुविधा प्रदान की है। ऐसा कौन सा राष्ट्र ये राज्य है? तो ऐसा राज्य कौन सा है? यूपी है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। इस चीज को जितना भी मैंने आपको बताया वो याद रखना है। अब उसी के आगे और चीजें मैं आपको बताने चल रहा हूं, यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक से रिलेटेड जो नीति आयोग जारी करता है उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको और याद रखना है। तो चलिए उसको भी हम करते हैं। बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष 5 राज्य, सबसे ज्यादा गरीब कहाँ रहते हैं? तो आप याद रखिएगा, पहले नंबर पर बिहार, दूसरे नंबर पर झारखंड, तीसरे नंबर पर मेघालय, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश और पांचवें नंबर पर मध्य प्रदेश। तो मैंने आपको क्या बताया, आप एक बार रिवीजन करिए। पहला बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा मेघालय, चौथा उत्तर प्रदेश, पांचवा मध्य प्रदेश। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है अभी हाल ही में जारी किया गया राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में टॉप के 4 देशों में कौन सा एक देश शामिल नहीं है? आपसे यहाँ पे 4 देश दे देगा, बिहार, झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश की जगह आपको उड़ीसा दे दिया गया, तो आपका चौथा गलत हो जाएगा। उसमें उड़ीसा शामिल नहीं है, उसमें शामिल कौन सा है? यूपी शामिल है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गरीबी की दर में गिरावट ग्रामीण क्षेत्र में कितने की गिरावट हुई है? पहले जो था 32.59 से घटकर कितना हो गया? 19.28% हो गया। याद रखिएगा, 32.59% से घटकर कितना हो गया है? 19.28% हो गया है। ठीक, अगर शहरी क्षेत्रों की बात किया जाए तो शहरी क्षेत्रों में 8.65% से घटकर 5.27% हो गया है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और आगे क्या कह रहा है? कुल बहुआयामी गरीबी यानी 24.85 यानी 24.85% से घटकर 14.96%, जो 9.89% की गिरावट को दर्शाता है। अगर हम बात करें तो पिछली जो रिपोर्ट आई थी NFSH की, तो उसके हिसाब से अगर बात करें तो जो 24.85 से घटकर कितना हो गया? 14.96% हो गया। ये कितने प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है? तो ये 9.89 की गिरावट दर्शाता है। इस बात को भी आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और यहाँ अगर आपसे फिगर की बात किया जाए, चित्र में बात किया जाए, तो यहाँ आप सबका दिया गया है। देखिए बिहार कितना है, मणिपुर कितना है, गुजरात में कितना है, आंध्र प्रदेश में कितना है, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका दिया हुआ है सबको। इस चीज को आप डाउनलोड करके बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर AEOT3, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कह रहा है गेल को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर यानी गेल को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड वित्त मंत्रालय द्वारा, ठीक है, प्रतिष्ठित AEOT3 का दर्जा दिया गया। किसको दिया गया? गेल को। किसके द्वारा दिया गया? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित AEOT3 का दर्जा दिया गया। किसको दिया गया है? गेल को दिया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, यह मान्यता निर्यातकों और आयातकों के लिए उच्चतम स्तर की सुविधा का प्रतीक है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। किसका प्रतीक है? आप याद रखिएगा, AEOT3 का दर्जा मिलने से फायदा क्या होता है किसी कंपनी को, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है,
अब आगे देखिए क्या कह रहा है। भारत का विदेशी ऋण मार्च 2023 के अंत तक कितना था? तो आप याद रखिएगा, विदेशी ऋणों में अगर बात की जाए, अगर किसी देश का अल्पकालिक ऋण ज्यादा है तो ये एक खतरनाक स्थिति है उस देश के लिए। यदि किसी देश का दीर्घकालीन जो ऋण है वो अल्पकालीन की तुलना में ज्यादा है दीर्घकाल का, तो आप याद रखिएगा उस देश की स्थिति ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रखिएगा क्या कह रहा है, विदेशी ऋण से जुड़ी नवीनतम रिपोर्ट जारीकर्ता कौन है? आरबीआई है। ऋण सेवा अनुपात कितना है? 5.3% आप याद रखिएगा। और भारत पर कुल विदेशी ऋण जीडीपी का कितना है? तो आप याद रखिएगा 18.9%, यानी 18.9%। भारत पर कुल विदेशी ऋण जीडीपी का कितना है? 18.9% है। अगर आपसे बात किया जाए कुल विदेशी ऋण है कितना भारत को, तो 624.7 अरब डॉलर। कितना ऋण है भारत, कितना ऋणी देश है भारत, उसके पास कितने ऋण है अभी? 624.7 अरब डॉलर का ऋणी है भारत विदेशी देशों से या संस्था से। ठीक, अब दीर्घकालीन ऋण कितना है? 496.3 अरब डॉलर। तो दीर्घकालीन ऋण कितना है? 79.4%, यानी 79.4% दीर्घकालीन ऋण है। अब आपसे पूछा जाए कि अल्पकालीन ऋण कितना है, तो अल्पकालीन ऋण 128.4% है। तो मैंने अभी शुरुआत में ही आपको बताया, किसी देश का अगर दीर्घकालीन ऋण है ज्यादा है तो वो ठीक स्थिति में, अगर अल्पकालिक ऋण ज्यादा हो गया तो ये किसी भी देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक, तो भारत की स्थिति अच्छी है क्योंकि 79.4% जो ऋण है वो दीर्घकालीन ऋण है, यानी उसको जल्दी नहीं चुकाना है, 20 साल 25 साल के बाद इन ऋणों को चुकाना है। लेकिन जो अल्पकालीन ऋण है वो 1 साल 2 साल के अंदर चुका दिया जाना चाहिए, 5 साल के अंदर चुका दिया जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम चलते हैं निर्यात तैयारी सूचकांक यानी ईपीआई रिपोर्ट 2022। जारीकर्ता आपको मैंने एक और बताया था, नीति आयोग जिसका जारी करता था। आप बता सकते हैं कि मैंने इसके पहले जिसमें नीति आयोग जारी करता बताया था वो क्या था, तो आप याद रखिएगा बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट अभी हाल फिलहाल में किसने जारी किया था? नीति आयोग ने जारी किया था। और निर्यात तैयारी सूचकांक यानी ईपीआई रिपोर्ट 2022 किसने जारी किया? तो आप याद रखिएगा ये भी नीति आयोग ने ही जारी किया है। अगर इसमें शीर्ष 3 प्रदर्शनकर्ता राज्य के बारे में पूछा जाए तो आप याद रखिएगा पहले पे तमिलनाडु, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे कर्नाटक। तो आप मेरे साथ बोलिए, पहला आप बोलिए तमिलनाडु, दूसरा आपसे पूछा जाए तो महाराष्ट्र, तीसरा आपसे पूछा जाए तो कर्नाटक। तीनों आपको उंगलियों पे याद होना चाहिए। अगर कभी भी आपसे पूछे कि निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं तो आपको तुरंत बताना है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, नहीं भूलना है इसको, याद रखिएगा ये बात। और 21-22 में भारत का निर्यात कितना था? 675 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया। आप याद रखिए 675 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है भारत का जो निर्यात है 21-22 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आगे चलते हैं। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है, आप इसको भी ध्यान से देख सकते हैं। पॉलिसी क्या है, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, यहाँ पे एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें भी आप इसको डाउनलोड करके किरडोज द लर्निंग ऐप पर जाकर इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं और चीज़ों को और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हम, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इवॉल्व मिशन लॉन्च किया गया। अब रहना चाहिए आपको कि इवॉल्व मिशन पहला है क्या, दूसरा जारी करता कौन है। तो आप दोनों की बातें यहीं से मिल जाएगी आपको। जारी करता है सिडबी, यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी। आप इसी का फुल फॉर्म है, यानी सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ठीक है दोस्तों, अब आपसे कह रहा इवॉल्व मिशन भारत में स्थायी परिवहन समाधान को बढ़ावा देने में योगदान देगा। तो आपकी समझ में आ गया इवॉल्व मिशन क्या है। तो यानी स्थायी परिवहन समस्या के समाधान को बढ़ावा देने के लिए ही क्या लाया गया है? इवॉल्व मिशन। आपसे पूछा जा सकता है अभी हाल ही में चर्चा में रहा इवॉल्व मिशन किससे संबंधित है या इवॉल्व मिशन क्या है, तो आपको याद रखना है इवॉल्व मिशन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे व्हीकल हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इवॉल्व मिशन को लॉन्च किया गया है। ठीक, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन को वित्त पोषण
करने हेतु यह मिशन 2023 EV30 तक भारत के 30% ईवी प्रवेश लक्ष्य का समर्थन करने के लिए सिडबी के उद्देश्य का समर्थन करता है। तो याद रखिए कि इवोल्व मिशन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए वित्त प्रदान किया जाएगा इवोल्व मिशन के माध्यम से, जिससे चीजें जो बहुत ज्यादा महंगी हैं अगर वित्त प्रदान कर दिया जाएगा तो वो चीजें थोड़ी सस्ती होंगी और उसको लोगों के लिए थोड़ा आसानी से उपलब्ध होगी और लोग जो पेट्रोल कारें हैं, डीजल कारें हैं, उनकी जगह इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का यूज करेंगे और भारत को प्रदूषण से बचाएंगे और जलवायु परिवर्तन में भारत को एक अग्रणी देश के रूप में शामिल किया जाएगा, जिससे एसडीजी लक्ष्य जो है यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है हमारा 2030 में प्राप्त करने का, उसके हम करीब भी पहुंचेंगे। तो ये सारे मिशन जो अभी इवॉल्व मिशन की बात किया इन्हीं से रिलेटेड है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे कहा जाए कि एसडीजी गोल जो था वो था क्या, तो उसमें टोटल 17 लक्ष्य दिए गए हैं और 169 उपलक्ष्य हैं, जिसमें सारी चीजों को पूरे विश्व में जितनी भी चीजें कमियां हैं उन सब को प्राप्त करने के लिए सभी देशों को अपने हिसाब से एक लक्ष्य तय करना है और उसको प्राप्त करना है। कब तक? 2030 तक। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22। अब ध्यान रखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा किया गया एक संयुक्त अध्ययन है। ये क्या है? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और दूसरे की बात किया जाए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा किया गया एक संयुक्त अध्ययन है। इसमें प्रथम 3 इनोवेटिव राज्य किसको बनाया गया है या किसे दिया गया है? तो पहला राज्य कर्नाटक, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव। दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव एक साथ ही हैं। और तीसरे पे आपका तेलंगाना और चौथे पे तमिलनाडु। अगर केवल राज्य की बात किया जाए तो कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु। अगर इसमें आपसे ये पूछ लेता है केंद्र शासित प्रदेशों में बता दिया जाए तो दादर नगर हवेली, दमन और दीव, ठीक है, पहले पे है। अगर राज्य की बात किया जाए, राज्य में पहले स्थान पर कौन है? तो कर्नाटक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। आईएमटी राजमार्ग परियोजना क्या है? आपसे पूछा जा सकता है आईएमटी राजमार्ग परियोजना क्या है, तो आप इसको ना पढ़ के यहीं से आप समझ सकते हैं आईएमटी परियोजना क्या है या किन देशों को जोड़ेगी, ये है क्या। तो आप याद रखिए, ये भारत से यानी इंडिया से देखो ये चल रहा है, ठीक, इंडिया से चल रहा है और यहाँ होते होते ये देखो ये कहाँ आ गया? म्यांमार आ गया। म्यांमार में आगे बढ़ते 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 यहाँ पे जुड़ा, फिर यहाँ से जोड़ने के बाद देखो म्यांमार के आगे भी ये कौन सा देश है? आप याद रखिएगा, थाईलैंड को भी जोड़ता है। तो इसमें 3 देश कौन कौन से शामिल हैं? तो भारत, म्यांमार और थाईलैंड, इन तीनों देशों को शामिल करते हुए देखिए म्यांमार के रास्ते भारत व थाईलैंड को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए प्रस्तावित 2027 तक पूरा होने की संभावना है। ये सड़क मार्ग से जोड़ दिया जाएगा भारत और थाईलैंड को। जो समुद्र के रास्ते थाईलैंड सामान पहुंचता था, छोटे मोटे सामान रेल के माध्यम से या सड़क के माध्यम से, ट्रकों के माध्यम से म्यांमार होते हुए थाईलैंड पर वो जरूरत के सामान भारत से थाईलैंड या थाईलैंड से भारत को पहुंचाया जा सकता है। यदि ये काम हो गया तो आप सोचिए जो आसियान के 10 देश हैं उन पर भी भारत की जो पकड़ है वो मजबूत हो जाएगी और एक दूसरे से व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आके देखते हैं ये कितना लंबा है। आप याद रखिएगा जो आईएमटी राजमार्ग परियोजना है इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो आप याद रखिएगा 1400 किलोमीटर लंबा यह सड़क मार्ग है। भारत में मणिपुर के मोरेह को म्यांमार के रास्ते थाईलैंड के मैकसॉट से जोड़ेगा। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में आईएमटी राजमार्ग परियोजना की शुरुआत हुई, यह भारत के किस राज्य को किस देश से जोड़ेगा? तो आप याद रखिएगा ये किसको किससे जोड़ेगा? मणिपुर के ये क्षेत्र भी दे सकता है, मोरेह को मैकसॉट से जोड़ेगा। या यहाँ पे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मोरेह को मैकसॉट से जोड़ेगा। मैकसॉट किस देश में है? तो आप याद रखिएगा म्यांमार नहीं मारना है, मारना किसको है? थाईलैंड है। म्यांमार के रास्ते जा रहा है, कहाँ जा रहा है? थाईलैंड जा रहा है। थाईलैंड में कहाँ?
मैक्सवाट। ठीक है, ये आपको दिखा गया है मैक्सवाट, ये जहां पहुंच रहा है यही है मैक्सवाट। ठीक है, ये देखिए आगे हम चलते हैं। HDFC का HDFC बैंक में विलय, तो आप याद रखिएगा HDFC अलग है और HDFC बैंक अलग है। इन दोनों बातों को अभी हाल फिलहाल में देख लेते हैं। आवास वित्त क्षेत्र की कंपनी HDFC, अगर आपसे पूछा जाए अभी हाल ही में HDFC का HDFC बैंक में विलय कर दिया गया, तो HDFC क्या है, तो आप याद रखिएगा तो आवास वित्त क्षेत्र की एक कंपनी थी HDFC, जिसका विलय किसमें किया गया, HDFC बैंक में। विलय के पश्चात बाजार पूंजीकरण में इसका दूसरा स्थान हो गया है। देखिए, विलय के पश्चात बाजार पूंजीकरण की दृष्टि से HDFC बैंक दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। पहले की बात किया जाए तो आपको याद रखना है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, पहले स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, और HDFC का HDFC बैंक में विलय करने के बाद HDFC बैंक का जो राष्ट्रीय बाजारकरण पूंजी है वो दूसरे स्थान पर आ गया है। इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए कैसे एक दूसरे से दर्शाया गया है, यहाँ पे हाथ मिलाते हुए, एक HDFC बैंक है और दूसरा HDFC बैंक है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में मर्ज हो जा रहे हैं और HDFC बैंक बन रही है, और ये पूरे भारत में दूसरी सबसे बड़ी बाजार पूंजीकरण की दृष्टि से कंपनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, 2023-24 के लिए खरीफ उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो आप याद रखिएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य से रिलेटेड इसलिए ये चीजें शामिल की गई हैं क्योंकि आप में कृषि एक अलग से टॉपिक दिया गया है। RO में अगर बात किया जाए तो उसमें एक अलग से टॉपिक दिया गया है, और भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा के देखिए, करंट में ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे कि किसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे ज़्यादा किसमें बढ़ा या सबसे ज़्यादा कमी किसमें की गई, न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे ज़्यादा आवंटन किस पे किया गया। इन सब चीज़ों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कौन करता है, केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। सबसे कम वृद्धि की गई किसमें, मक्का में। कितने की वृद्धि की गई, 108 रुपए प्रति क्विंटल, सॉरी 128 रुपए प्रति क्विंटल। इसका मतलब हो गया कि पहले की तुलना में यदि अब 1 कुंटल हम किसी को मक्का दे रहे हैं तो उसमें हमें 128 रुपए पिछले की तुलना में और मिलेगा। यही है न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया। न्यूनतम समर्थन मूल्य कम से कम उतना पैसा किसानों को दे दिया जाए जिससे उनको घाटा ना हो और अपनी स्थिति को थोड़ा बहुत सुधार कर लें, उनको घाटा ना हो। तो इसी वजह से सरकार को जो फसल की लागत है वो निकल जाए, उससे कम दाम पर किसानों की फसल या किसानों के बीज या किसानों के अन्य ना बिके। इस वजह से भारत सरकार किसानों को सपोर्ट करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से उनको एक इतनी प्राइस दे दी जाती है जिससे वो अपनी लागत को कम से कम अपनी लागत को जरूर निकाल सके। ठीक, न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें की गई है, तिल में। कितने की वृद्धि की गई है, 805 की वृद्धि। यानी पहले की तुलना में यदि अगर कोई अब तिल लेने जाता है तो अगर पिछली बार 1000 रुपए में वो तिल 1 कुंटल मिला था तो इस बार 1805 रुपए में वो 1 क्विंटल तिल मिलेगा। पिछले की तुलना में मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्टली ये बात नहीं है। एग्जैक्टली तो हो सकता है 10,000 रुपए का तिल महंगा है तो हो सकता है 10,000 रुपए का 1 क्विंटल तिल मिले, लेकिन मैं एक समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ अगर पिछले की तुलना में जितना भी रुपए में आप तिल खरीदते थे, इस बार की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है अब उसके माध्यम से खरीदारी होगी तो उसमें 805 रुपए अधिक देने होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब सामान्य धान एक होता है, एक ग्रेड ए का धान होता है। तो सामान्य धान की जो कीमत है वो 2183 हो गई है, 143 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि होने के बाद। अगर धान ए ग्रेड की बात किया जाए तो 2203 हो गई है, और कितने की वृद्धि हुई है, यहाँ भी 143 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, देश में टेलीफोन कनेक्शन की संख्या और टेली डेंसिटी पर ट्राई की रिपोर्ट। तो आप याद रखिएगा जब ट्राई की रिपोर्ट ही है तो आपसे जारीकर्ता यहाँ क्या पूछा जा सकता है, जारीकर्ता कौन है, तो आप याद रखिएगा जारीकर्ता कौन है, ट्राई है। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है, देश में टेलीफोन कनेक्शन की कुल संख्या कितनी है,
कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 117.3 करोड़ टेलीफोन की कुल संख्या है। ठीक है। और सर्वाधिक टेली डेंसिटी कहाँ है? दिल्ली में है। और न्यूनतम टेली डेंसिटी कहाँ है? बिहार में है। तो आप याद रखिएगा, सर्वाधिक टेली डेंसिटी संख्या कहाँ है? दिल्ली में है। सबसे कम कहाँ है? बिहार। अगर आपसे पूछा जाए टेली डेंसिटी है क्या, तो आप याद रखिएगा, जिस प्रकार से जनसंख्या घनत्व होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या से है, इसी प्रकार से यहाँ अगर दिल्ली की बात कर दिया जाए तो दिल्ली में जितने लोग रह रहे हैं उतने लोगों में सबसे ज्यादा लोगों के पास टेलीफोन है, टेलीफोन कनेक्शन है। अब जैसे बिहार में हम मान लेते हैं कि एक समझाने के लिए बता रहा हूं, मान लो बिहार में 10 करोड़ लोग हैं, सपोज करो 10 करोड़ लोग हैं, इसमें मान लो केवल 6 करोड़ लोगों के पास, 6 नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा ये, मान लो 4 करोड़ लोगों के पास टेलीफोन कनेक्शन है या मोबाइल है। तो इसी प्रकार से अगर दिल्ली में भी हम 10 करोड़ लोगों की बात किया जाए तो इसमें से 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास टेलीफोन कनेक्शन है। तो यही हो गया टेली डेंसिटी। टेली डेंसिटी में जितने लोग हैं उसके अनुपात में जो टेलीफोन की संख्या है या टेलीफोन की कनेक्शन है वो बहुत अधिक है। इसी प्रकार से अगर बिहार की बात किया जाए तो वहाँ की जनसंख्या जितनी है उसमें से बहुत ज़्यादा के पास टेलीफोन या मोबाइल कनेक्शन नहीं है, कम लोगों के पास है। तो इसी वजह से जो टेली डेंसिटी है दिल्ली सबसे आगे। आप देखिए दिल्ली में छोटा छोटा बच्चा है उसके पास भी फोन है, उसके पास एंड्रॉइड फोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है। तो इस वजह से दिल्ली में टेली डेंसिटी सबसे ज्यादा है। और न्यूनतम कहाँ है? बिहार। बिहार राज्य पिछड़ा है, आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ाया, गरीब देश है सबसे ज्यादा बिहार। तो बिहार जब गरीब देश है तो वो सबसे पहले अपनी क्या करेंगे? सबसे पहले अपनी मूलभूत आवश्यकता पूरी करेंगे, रोटी कपड़ा मकान जो सबसे जरूरी है वो करेंगे। उसके बाद जब पैसा होगा उसके बाद कहीं मोबाइल पे जाएंगे। तो शिक्षा भी जरूरी है, तो इस वजह से यहाँ क्या है? सबसे कम है। इसको आपको रटना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ध्यान रखना है टेली डेंसिटी में कौन सा पहले पे है कौन सा लास्ट में है। ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखिए, फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 कंपनियों की सूची 2023 की, इस सूची में कितने भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? आपसे पूछा जा सकता है कि फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 कंपनियों की सूची में भारत की कितनी कंपनियों को रैंक प्रदान किया गया है? तो आपको बताना होगा कि 55 कंपनियों को रैंक प्रदान किया गया है। अगर प्रथम 2 कंपनी भारत में पूछी जाए तो आप याद रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एनटीपीसी लिमिटेड। अब भारत में तो ये पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर है, लेकिन अगर वर्ल्ड की बात किया जाए तो रिलायंस इंडस्ट्री 45वें स्थान पर है और एनटीपीसी लिमिटेड 433वें स्थान पर है। तो आप ध्यान रखिएगा, वैश्विक रैंक कितनी है इसकी? 45, और वैश्विक रैंक एनटीपीसी की कितनी है? 433 है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे ये पूछा जाए शीर्ष स्थान किसका है, तो आप याद रखिएगा जेपी मॉर्गन का है। ये कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। इसका कहा जाए कंपनी का जो पैसे है वो कितना है? 3.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। सोचो, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी टोटल जीडीपी ट्रिलियन डॉलर नहीं है, लेकिन यहाँ कंपनी है जेपी मॉर्गन जिसकी कीमत कितनी है? 3.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी कंपनी होगी। ठीक। आगे दूसरे स्थान पर सऊदी तेल कंपनी क्या है? अरामको। यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व में सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन सा है? तो आप याद रखिएगा सऊदी अरामको। सऊदी अरामको नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये सऊदी की एक कंपनी है। या अरामको भी दे सकता है या सऊदी अरामको भी दे सकता है। ये क्या है? एक तेल कंपनी है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? तेल कंपनी। आपको इसको भी याद रखना है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? विश्व बैंक के द्वारा लॉन्च की गई। ठीक। और बांग्लादेश में 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण समझौते के साथ। आप याद रखिएगा, दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना विश्व बैंक द्वारा बांग्लादेश में 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण समझौते के साथ इसकी शुरुआत की गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। नवरत्न कंपनी का दर्जा, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, रेल विकास निगम। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे ये एक्स्ट्रा हो गया है, रेल विकास निगम को 13वीं दी गई है। ठीक है, तो कौन सा है? रेल विकास निगम। ठीक है,
ये किसकी है? ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है। क्या है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड? रेल विकास निगम। ओएनजीसी की विदेश लिमिटेड है, रेल विकास निगम। इसी को 13वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। आपसे ध्यान रखना है, अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछे, अभी थोड़ी देर मैंने आपको पहले बताया था महारत्न कंपनी का दर्जा 13वें पे किसको दिया गया है, किस कंपनी को दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 13 का 13 यहाँ पे दिया गया है नवरत्न कंपनी का। एक निगाह इस पे भी आप मार लीजिएगा, जिससे अगर आपको 4-5 दे तो यहाँ से गलतियां आपको ना हो, और यहाँ आपको ये पता रहे। मान लो कि आपको दे दिया, ऐसे दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक महारत्न कंपनी नहीं है। 3 महारत्न कंपनी डाल दिया, एक कंपनी उठा के इसमें से डाल दिया, तो अगर आप ध्यान नहीं दिए रहेंगे तो क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। 4 कंपनी दे दी महारत्न कंपनी, उसी में एक डाल दिया नवरत्न कंपनी, और उसमें से पूछा निम्नलिखित में से कौन सी एक महारत्न कंपनी नहीं है। तो आपको इसको थोड़ा सा एक बार देखेंगे तो आप वहां पे क्वेश्चन लगा देंगे सही, ठीक। लेकिन आप निगाह मारने के लिए, निगाह डालने के लिए यहाँ पे आप हम एक बार पढ़ा दे रहे हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि डोज द लर्निंग ऐप पर जाइए, वहां इसकी पीडीएफ पड़ी हुई है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आप कॉपी करके निकाल सकते हैं और उसको हार्ड कॉपी में निकलवा भी सकते हैं, और बार बार उसको पढ़कर अपनी तैयारी को करंट में इतना मजबूती से आ सकते हैं जिससे आरओ में आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। ठीक है फ्रेंड्स, तो जारीकर्ता कौन है? विश्व बैंक। तो ध्यान रखिएगा, जारीकर्ता विश्व बैंक है। शीर्ष स्थान किसका है? सिंगापुर का है। दूसरा स्थान किसका है? फिनलैंड का है। भारत का स्थान 139 देशों में 38वां है। सबसे निचला स्थान बात किया जाए तो अफगानिस्तान और लीबिया का है। इन सबको ध्यान में रखना है। हमने आपसे कौन कौन सी चीज बताई, आपको ध्यान रखना है। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 किसने जारी किया? तो सबसे पहले आपको याद रखना है विश्व बैंक ने जारी किया। अगर आपसे पूछा जाए शीर्ष स्थान किसका है, तो शीर्ष स्थान आपका सिंगापुर। अगर आपसे पूछा जाए दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर फिनलैंड है। अगर आपसे पूछा जाए भारत की कौन सी रैंक है, तो 139वें स्थान पर 38वें स्थान पर है, यानी 139 देशों में भारत की रैंक 38वीं है। अगर सबसे निचला स्थान पूछा जाए तो निचले स्थान पर अफगानिस्तान और लीबिया को एक साथ रखा गया है। ये सारे क्वेश्चन हमने आपको करा दिया और रिवीजन भी करा दिया। इसको आपको ध्यान में रखना है और गलतियां नहीं करनी है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और दिए गए हैं। तीसरे पे जैसे जर्मनी है, चौथे पे कनाडा है, 5वें पे फ्रांस है। ये चीजें भी आपको एक निगाह देख लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले आपको यहाँ देख के लग रहा होगा ये कौन सा स्टेट है, तो आप याद रखिएगा ये कौन सा स्टेट है? केरल है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर भारत में बात किया जाए केरल कहाँ है, तो भारत में केरल ये है। ठीक, तो केरल ये है। अब आपसे एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान की बात किया है, तो ये देखिए एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्र है आपका, ये है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र। ठीक, ये पूरा केरल है, उसका क्षेत्र यहाँ डिनोट किया गया है। अब आगे क्या कह रहा है? पहला फर्नानियम मिला है। तो यहाँ पे क्या मिला है? पहला फर्नानियम मिला है। ठीक, तो और ये क्या है जो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है, ये है क्या फ्रेंड्स? तो ये नीलगिरी तहर का घर है। क्या है? नीलगिरी तहर का घर है। और फर्नानियम है क्या? फर्नानियम फर्म का एक संग्रह है जिसे पार्क के अंदर लगाया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है अभी फर्नानियम देश का पहला घर है जो कहाँ मिला है? फर्नानियम फर्म का एक संग्रह है जिसे पार्क के अंदर लगाया गया है। ये कहाँ लगाया गया है? एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? केरल में। आपसे करंट ना पूछ के आप इसके बैकग्राउंड में जा सकता है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? आपसे दक्षिण के 4 राज्य दे देगा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो आपको क्या मारना है? केरल मारना है, ना कि आंध्र प्रदेश, ना कि तमिलनाडु, और ना ही आपको कर्नाटक मारना है। ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। देखिए अमेरिकी वित्तीय सूची की 100 प्रभावशाली महिलाओं में 5 भारतवंशी शामिल है। आपसे डायरेक्टली यही पूछ सकता है अमेरिका वित्तीय सूची की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं में कितने भारतवंशी शामिल हैं? तो आप याद रखिएगा कितने भारतवंशी शामिल हैं?
5 भारतवंशी शामिल है। उन 5 भारतवंशी महिलाओं की सूची देखी जाए तो उन पांचों में से कौन सा है, आप याद रखिएगा। पहले स्थान पर है जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन की संस्थापक कौन है, अनु अयंगर। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अभी अमेरिकी वित्तीय सूची की 100 प्रभावशाली महिलाओं में भारत की टॉप अनु अयंगर किस कंपनी की संस्थापक हैं, तो आप याद रखिएगा जेपी मॉर्गन की। अगर आपसे यही पूछा जाए एरियल इन्वेस्टमेंट की रूपल जे बंसाली हैं, गोल्डन सैक्स ग्रुप की मीना लकड़ावाला हैं, अगर आपसे पूछा जाए फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की कौन है, तो सोनला देसाई हैं, अगर बोफा सिक्योरिटीज की सविता सुब्रमण्यम है। ये पांचों महिलाएं जो हैं शामिल हैं किसमें, अमेरिकी वित्तीय सूची की 100 प्रभावशाली महिलाओं में। आपको ध्यान में रखना है इन महिलाएं किस किस कंपनी से संबंधित हैं, तो आपको याद रखना है जेपी मॉर्गन की हैं अनु अयंगर, आपसे पूछा जाए एरियल इन्वेस्टमेंट की हैं रूपल जे भंसाली, अगर आपसे कहा जाए गोल्डन सैक्स ग्रुप की कौन है, तो मीना लकड़ावाला हैं, अगर आपसे पूछा जाए फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की तो सोनला देसाई हैं, पांचवा आपसे पूछा जाए बोफा सिक्योरिटीज की सविता सुब्रमण्यम है। तो इन पांचों को आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है, बैरन की चौथी रिपोर्ट है, चौथी वार्षिक सूची है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। नई विदेश व्यापार नीति 2023-24, तो आपको याद रखना है जारीकर्ता केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा। किसके द्वारा, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे क्या कह रहा है, भारत का कुल निर्यात इस वर्ष 760 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गया। कितना पार कर गया, 760 अरब डॉलर पार कर गया है। ठीक, 2030 तक कुल निर्यात को 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। कितने ट्रिलियन डॉलर तक, 2 ट्रिलियन डॉलर तक कुल निर्यात को पहुंचाना है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, भारत की जो देखो निर्यात है वो धीरे धीरे बढ़ा ही है। अगर आपसे फरवरी 2016 की बात किया जाए तो 435 बिलियन डॉलर था, आगे बढ़कर 2022 में ये कितना हो गया, 676 बिलियन डॉलर। अब फरवरी 2023 में देखो अपने टॉप पर पहुंच गया 760 बिलियन डॉलर। ठीक, इन सब चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। अगर ये मैप बन जाता है तो इससे बहुत अच्छे से आप प्रूफ कर पाते हैं, बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, देखिए कैसे बढ़ा है अचानक से, 16 में इतना, 22 में सीधा और 23 में तो जाके टॉप पे पहुंच गया है। अभी ये धीरे धीरे भारत सरकार की भी कोशिश है इसको और बढ़ाया जाए और कितने तक ले जाया जाए, 2 ट्रिलियन डॉलर तक। ठीक है, पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दी गई है। कितने राज्यों में दी गई है, 7 राज्यों में। उन 7 राज्यों के नाम भी आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन से हैं, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। तो ठीक है, कौन कौन से हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये 7 राज्य हैं जहां पे पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दी गई है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, 70,000 करोड़ रुपए का निवेश हो सकता है और 20 लाख रोजगार का सृजन हो सकता है। यानी पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को अगर मंजूरी मिलती है तो इसमें 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और लगभग 20 लाख लोगों को यहाँ पर नौकरियां मिलेंगी, नौकरियां सृजित होंगी। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ कुछ आपको एक्स्ट्रा दिया गया है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, शेयर बाजार, भारत को पीछे छोड़ यूके दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा शेयर बाजार बना। ठीक है फ्रेंड्स, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार, याद रखिएगा, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार यूके भारत को पीछे छोड़ते हुए 6ठा सबसे बड़ा शेयर बाजार बनकर उभर गया है और भारत ने वर्ष 2022 में फ्रांस को पीछे छोड़कर विश्व में 6ठा सबसे बड़ा शेयर बाजार बना था। जिस प्रकार से भारत ने फ्रांस को पीछे छोड़ा था उसी प्रकार से यूके ने भारत को पीछे छोड़कर 6ठा बन गया। ठीक है फ्रेंड्स,
अब आगे क्या कह रहा है, शीर्ष 3 बाजार पंजीकरण वाले शेयर बाजार में यूनाइटेड स्टेट, चीन और जापान, ये 3 है शीर्ष 3 बाजार पंजीकरण के मामले में, यूनाइटेड स्टेट, चीन और जापान। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, स्वर्ण आभूषणों एवं स्वर्ण शिल्प कृतियों की बिक्री के लिए 6 अंकों का HUID अनिवार्य कर दिया गया है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है। वन लाइनर क्वेश्चन को भी आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, पढ़ना है। तो यहाँ पे स्वर्ण आभूषणों एवं स्वर्ण शिल्प कृतियों की बिक्री के लिए 6 अंकों का HUID अनिवार्य कर दिया गया है। HUID जो अनिवार्य किया गया है, इसके माध्यम से बहुत सारे बार ऐसा देखा गया है कि ये आईडी नहीं होने की वजह से क्या होता था, जो सोना बेचने वाले थे या सोना लेने वाले थे, दोनों ठगे जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको नकली सोना दे दिया जाता था, उनको पता ही नहीं चल पाता था। अब ये 6 अंकों का जो HUID अनिवार्य किया गया है, अगर वो उस पर नहीं लगा है तो उस सोने की कोई गारंटी नहीं है वो सच में सोना है या नहीं। तो इसी चीज के लिए ये लाया गया है, जिससे हमारे कस्टमर जो सोने वाले हैं, जो खरीदते हैं, वो ठगे हुए महसूस ना करें। इसलिए भारत सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ लिखा गया है, वही जारीकर्ता उपभोक्ता मामले विभाग, आदेश प्रभावी होगा 1 अप्रैल 2023 से। कब से होगा फ्रेंड्स? 1 अप्रैल 2023 से होगा, ये याद रखना है। और आदेश जारी कब से किया गया? 3 मार्च 2023 से। अधिनियम के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के अंतर्गत। ठीक है, इन सब बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे क्या कह रहा है देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पशुपालन सांख्यिकी 2022 का विमोचन। ठीक, तो विमोचन किसने किया? श्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा। किसके द्वारा? श्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा इसका विमोचन किया गया। अब इसमें क्या क्या बातें कही गई है वो हम ध्यान से देखते हैं। जैसे प्रथम 3 मांस उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, तो आप याद रखिएगा, पहले मांस उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है और तीसरे पे पश्चिम बंगाल है। अब आप मेरे साथ बोलिए, तीनों पे कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र पहले पे, उत्तर प्रदेश दूसरे पे, पश्चिम बंगाल तीसरे पे। इसी प्रकार से आपको एक बार पढ़ने के बाद याद होनी चाहिए चीजें। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कुल दूध उत्पादन कितना हुआ है? 221.6 मिलियन टन। आपसे पूछा जाए भारत में कुल दूध उत्पादन कितना हुआ है, तो आपको बताना पड़ेगा 221.06 मिलियन टन। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए वार्षिक वृद्धि कितनी हुई, तो 5.29% की वार्षिक वृद्धि हुई है। ठीक, आपसे अगला पूछा जा सकता है कि शीर्ष 3 ऊन उत्पादक राज्य कौन से हैं, तो आप याद रखिएगा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात। कौन कौन से? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात। अगर मांस उत्पादन की बात किया जाए, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। अगर आपसे पूछा जाए ऊन उत्पादन की बात किया जाए, तो ऊन उत्पादन में राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात। आपको इन सब चीजों को बहुत अच्छे से याद रखना है, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात। आपसे अगला पूछा जा सकता है, शीर्ष 3 दुग्ध उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, तो राजस्थान पहले पे, उत्तर प्रदेश दूसरे पे, मध्य प्रदेश तीसरे पे। इसके पहले अगर आप पूछते कि दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो आप ध्यान रखते इसके पहले, ये रिपोर्ट आने से पहले, शीर्ष उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में कौन सा राज्य था? यूपी था। लेकिन यूपी को पछाड़कर राजस्थान पहले स्थान पर आ गया है और यूपी दूसरे स्थान पर चला गया है, तीसरे स्थान पर एमपी। तो अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए शीर्ष 3 दुग्ध उत्पादक राज्यों की सूची क्या है या राज्यों का क्रम क्या है, तो पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश। इन तीनों चीजों को आपको याद रखना है। और दूध की प्राप्ति प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है? 444 ग्राम प्रतिदिन है। ठीक है दोस्तों, कितना है? 444 ग्राम प्रतिदिन है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी इरिडा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कंपनी IFC का दर्जा प्रदान किया गया। यानी इसका क्या हुआ कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कंपनी का दर्जा दिया गया। किसे दिया गया? इरेडा को दिया गया। किसे दिया गया? इरेडा को दिया गया। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये नहीं होगा यहाँ पे, रुको इसको हटा देते हैं। ये आपका यहाँ पे नहीं होगा, इसको हम हटा देते हैं।
ये नहीं होगा, व्हाइट से कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे आपका इरेडा। ठीक है फ्रेंड्स, ये ए आगे लगेगा, थोड़ी सी गलती हो गई है, ये हम ए यहाँ लगा देते हैं, ए यहाँ पे रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इरेडा। तो हम आगे चलते हैं। मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण, अनावरण किसने किया है दोस्तों? नितिन गडकरी द्वारा। कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। किसके द्वारा किया गया है? नितिन गडकरी द्वारा किया गया है। कहाँ किया गया है? बेंगलोर में किया गया है। ठीक है। परियोजना के हिस्से के रूप में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 3 महीने के लिए मुफ्त डीजल और मेथनॉल प्रदान करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा क्या कह रहा है? उद्देश्य क्या है? कार्बन उत्सर्जन के स्तर को कम करना। पायलट प्रोजेक्ट में बीएमटीसी 80 बसें लॉन्च करने की योजना बना रही है। यानी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बीएमटीसी 80 बसों को लॉन्च करने की योजना बना रही है। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे चलते हैं। एपीए पर हस्ताक्षर करने वाला पहला पीएसयू कौन है? तो आप याद रखिएगा, पहला पीएसयू कौन है? गेल है। अगर आपसे पूछा जाए गेल एक महारत्न कंपनी है या नवरत्न कंपनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने पहले ही बताया है कि गेल महारत्न है या नवरत्न है। इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि गेल महारत्न कंपनी है या नवरत्न कंपनी। अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता एपीए। एपीए कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? करदाताओं को अंतरराष्ट्रीय लेन देन के हस्ताक्षर मूल्य के संबंध में निश्चितता प्रदान करना है। आप इस बात को भी याद रखना है कि एपीए पर हस्ताक्षर करने वाला पहला पीएसयू कौन है? गेल है। इसका उद्देश्य क्या है? अंतरिम निर्धारण क्या है इसका? ये सारी चीजें हमने यहाँ बता दिया है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, हमारा जो डिस्क्रिप्टिव पॉइंट था वो खत्म हो चुका है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आर्थिक घटनाक्रम का वन लाइनर। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आर्थिक घटनाक्रम का वन लाइनर। हमने वन लाइनर जितने भी कराए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसी प्रकार से हम आर्थिक घटनाक्रम का भी वन लाइनर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं। इसको हम थोड़ा तेजी से आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये वन लाइनर है, जिससे आपका 1.5 घंटे में ये क्लास खत्म हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, एयरटेल पेमेंट बैंक ने हाल ही में किस नाम से देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया? आरपीवीसी। ध्यान रखिएगा, आगे कह रहा है हाल ही में भारत सरकार ने अपने किस पड़ोसी देश की डिजिटल पहचान परियोजना को 35 करोड़ की आर्थिक सहायता दी है? तो आप याद रखिएगा किसे दी है? श्रीलंका को दी है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगस्त 2023 में विश्व बैंक ने प्रतिष्ठित इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग में किस बैंक की सदस्यता को आधिकारिक तौर पर मंजूरी प्रदान की गई है? तो आप ध्यान रखिएगा, बैंक ऑफ इजराइल को मंजूरी प्रदान की गई है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने के लक्ष्य की घोषणा की है? तो आप याद रखिएगा वर्ष 2030 में। कब रखा गया है? वर्ष 2030 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा बैंक डिजिटल रुपए को यूपीआई क्यूआर कोड से जोड़ने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो याद रखिएगा एचडीएफसी बैंक। कौन सा बैंक? एचडीएफसी। ठीक है, एचडीएफसी बैंक। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, हाल ही में रेजरपे इंडिया ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय भुगतान गेटवे किस देश में शुरू किया? तो आप याद रखिएगा किस देश में शुरू किया है? मलेशिया में। क्या शुरू किया है? अपना पहला अंतरराष्ट्रीय भुगतान गेटवे। ठीक है दोस्तों, क्या? अपना अंतरराष्ट्रीय भुगतान गेटवे। इस बात को आप याद रखना है, किसने किया है? मलेशिया ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
1 जुलाई से 9 जुलाई 2023 तक बैकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों आपको याद रखना है कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में भारत में ईवी उद्योग के लिए इवोल्व मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो सिडबी के द्वारा। ये मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव में भी बताया है किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है, तो आप याद रखिएगा सिडबी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 जून 2023 को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस नाम से वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया? तो आप याद रखिएगा किस नाम से वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया, तो अंतर्दृष्टि के नाम से वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया है। किसने किया है? आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने उचित मूल्य पर पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चावल के किस किस्म के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आप याद रखिएगा गैर बासमती सफेद चावल। आप ये नहीं मारना है बासमती चावल, गैर बासमती सफेद चावल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 अप्रैल 2023 को जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 में किस राज्य को देश का पहला अभिनव राज्य का दर्जा दिया गया? तो आपको याद रखना है किसे दिया गया? कर्नाटक को दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बना है? तो आप याद रखिएगा पटना बना है। पटना कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है, तो वो बिहार ही है। मैंने आपको अभी पढ़ाया था राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता था। इसी के माध्यम से बिहार को सबसे गरीब राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोग करंट आप लोग भी करते हैं। इन सारे क्वेश्चन को आप देखिए और सोचिए कि क्या होगा इसका आंसर। एक बार रिपीट करिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। भारत का दूसरा सबसे लंबा कितना? 640 मीटर केवल स्थित 8 लेन वाला, केवल नहीं केवल स्थित जुआरी ब्रिज हाल ही में कहां पर खोला गया? तो आप याद रखिएगा जुआरी ब्रिज कहां का है? गोवा का है। कितना लंबा है? 640। दूसरा सबसे लंबा केवल स्थित 8 लेन वाला जुआरी ब्रिज। ठीक है, तो हाल ही में आईएमडी द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई। तो भारत को कितनी रैंक प्रदान की गई? तो आप ध्यान रखिएगा भारत को 40वीं रैंक प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। अगस्त 2023 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को देश की 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो आप याद रखिएगा ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को। ये कौन सा दर्जा दिया गया? 14वीं है, 13वीं नहीं है। ठीक है, तो 14वीं है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। ये महारत्न का दर्जा नहीं है, ये नवरत्न का दर्जा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में न्यूनतम आय गारंटी योजना, न्यूनतम आय गारंटी होगा दोस्तों, आय गारंटी होगा। यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, आय गारंटी योजना। ठीक है फ्रेंड्स, आय गारंटी योजना। ठीक है, न्यूनतम आय गारंटी योजना देश का पहला राज्य कौन बना? राजस्थान। ये मैंने आपको पहली क्लास में जब राष्ट्रीय घटनाक्रम करा रहा था तब ये क्वेश्चन हमने करवाया हुआ था कि न्यूनतम आय गारंटी योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान। ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना हाल ही में किस बैंक द्वारा शुरू किया गया?
तो आप याद रखिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब हम। 3 अगस्त 2023 को भारत की किस नवरत्न कंपनी को देश की 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो सोचिए, ये नवरत्न कंपनी थी, नवरत्न से महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। किसे दिया गया? तो आप याद रखिएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL। ठीक है फ्रेंड्स, ऑयल इंडिया लिमिटेड। आगे क्या कह रहा है? 26 फरवरी 2024 को कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन के 13वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? तो संयुक्त अरब अमीरात, जिसे हम UAE भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। 19 अप्रैल 2023 को कहां पर एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का पहला विदेशी कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया? तो आप याद रखिएगा कहां लिया गया ये निर्णय? तो अबू धाबी में लिया गया। अबू धाबी कहां है? तो आप याद रखिएगा UAE में है। कहां है? UAE में है। अगला क्वेश्चन, किस देश के रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्रा कोष को स्थिर करने के लिए स्वर्ण समर्पित डिजिटल मुद्रा जारी करने की घोषणा की है? तो आप याद रखिएगा किसने किया है जारी? जिम्बाब्वे ने किया है। जिम्बाब्वे कहाँ का देश है? ये आप बताओगे। किस कॉन्टिनेंट का जिम्बाब्वे देश है? किस महाद्वीप में जिम्बाब्वे है? ये आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और जब आप देखने जाओ तो जिम्बाब्वे की राजधानी भी बताइएगा। ठीक है, स्वदेशी रूप से निर्मित सतत विमानन ईंधन मिश्रण का उपयोग करते हुए देश की पहली वाणिज्यिक उड़ान का संचालन एयर एशिया द्वारा कहां से कहां तक? एयर इंडिया होगा, एयर इंडिया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एयर इंडिया द्वारा कहां से कहां तक किया गया? तो पुणे से नई दिल्ली, फ्लाइट संख्या 15767। ठीक, ये इतना याद करने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखना पुणे से नई दिल्ली। अब आगे क्या कह रहा है? SAF यानी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एक ऐसा ईंधन है जिसके उत्पादन, वितरण और दहन में जीवाश्म जेट ईंधन की तुलना में 75% कम कार्बन उत्सर्जन होता है। तो आप याद रखिएगा ये इसी की लाइन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रखिएगा इस बात को। आगे क्या कह रहा है? SBI रिसर्च की जुलाई 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था पर जारी एक रिपोर्ट में कब तक भारत के विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान जारी किया गया है? तो आप याद रखिएगा 2023 तक। ठीक, अब इसको 2027 तक। अब ये अलग से पॉइंट था, यहाँ थोड़ी सी गलती हुई है फ्रेंड्स, तो ये अलग से यहाँ से अलग से हो जाएगा। 11 जुलाई 2023 से अपने किस पड़ोसी देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की गई? तो आप याद रखिएगा पड़ोसी देश वो कौन सा है? तो वो पड़ोसी देश बांग्लादेश है। आप नेपाल नहीं मारना है, आपको श्रीलंका नहीं मारना है, आपको भूटान नहीं मारना है, इन सब देशों को नहीं मारना है। तो मारना किसको है? बांग्लादेश को। पाकिस्तान तो आप लोग मारोगे नहीं। ठीक है, अप्रैल 2023 में किस बैंक ने भारत का पहला बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया? तो आप याद रखिएगा सिटी यूनियन बैंक ने। किसने लॉन्च किया? सिटी यूनियन बैंक ने क्या लॉन्च किया? भारत का पहला बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण। ठीक है, जुलाई 2023 में कौन सी भारतीय बैंक दुनिया की चौथी सबसे मूल्यवान बैंक बन गई? तो आप याद रखिएगा HDFC बैंक। अभी मैंने आपको बताया भारत की सबसे मूल्यवान दूसरी और विश्व में देखिए आ गया चौथी। किसके सम्मेलन पे? HDFC का। HDFC बैंक में सम्मिलित होने के बाद बाजार पूंजीकरण के मामले में HDFC बैंक भारत की दूसरी तथा विश्व की चौथी सबसे बड़ी मूल्यवान बैंक बन गई है। ठीक है, जून 2023 में भारत का GST संग्रह कितने ट्रिलियन तक पहुंच गया है? तो आप याद रखिएगा 1.61। कितना दोस्तों? 1.61। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, 1.61 ट्रिलियन। ठीक है, अब हाल ही में 1,00,000 करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी? इंडिगो एयरलाइन। अब याद रखिएगा एयर इंडिया नहीं मारना है, आंसर क्या है? इंडिगो एयरलाइन, इंडिगो एयरलाइन। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? मई 2023 में रेल मंत्रालय के किस उपक्रम को देश की
13वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो रेल विकास निगम लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, किसको दिया गया? रेल विकास निगम लिमिटेड। और 14वीं मैंने आपको बताया ओएनजीसी विदेशी लिमिटेड को। ठीक है, ये दोनों बातों को आपको याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं। वस्तुगत आयातों और निर्यातों को शामिल करते हुए कौन सा देश 2022-23 में भारत का सबसे प्रमुख वाणिज्यिक भागीदार देश बन गया है? तो अमेरिका बन गया है। कौन बन गया है? अमेरिका बन गया है। इस बात को आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे, दूसरा क्वेश्चन हमने करवा दिया है। अब सीधे आते हैं G20 देशों के श्रम नेताओं के नवगठित समूह L20 की शिखर बैठक जून 2023 में किस शहर में आयोजित की गई? ये भी क्वेश्चन हमने ऊपर करवाया। पटना कहाँ? बिहार में। तो L20 समझ रहे हो? तो L20 का आयोजन कहाँ किया गया? पटना, बिहार में। जून 2023 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? तो ये भी आपको याद रखना है, स्वामीनाथन जानकी रमन। स्वामीनाथन जानकी रमन, इसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग नियुक्त किया गया है? तो आप याद रखिएगा, रवनीत कौर को। किसे? रवनीत कौर को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने वर्ष 2023-24 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। कितना निर्धारित किया गया है? 332 मिलियन टन। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो सकता है हूबहू क्वेश्चन यही आ जाए कि 2023-24 के लिए केंद्रीय सॉरी खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो आप याद रखिएगा 332 मिलियन टन। जून 2023 में सेंट्रल बैंकिंग शोध पत्रिका ने किस देश के केंद्रीय बैंक को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय बैंक घोषित किया है? तो यूक्रेन केंद्रीय बैंक को वर्ल्ड का सबसे सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय बैंक किसको नियुक्त किया गया है? यूक्रेन केंद्रीय बैंक को। यूक्रेन अभी आक्रमण से ग्रस्त है, रसिया द्वारा उस पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी सोचिए, इसके बावजूद भी कि सेंट्रल बैंकिंग शोध पत्रिका ने केंद्रीय बैंक को यानी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय बैंक नियुक्त किया यूक्रेन की केंद्रीय बैंक को। ठीक है, हाल ही में किस कंपनी ने लगातार 7वें वर्ष आईटी सेवाओं के लिए एवरेस्ट 2023 पीक मैट्रिक्स सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर अवार्ड से शीर्ष स्थान बनाए रखा है? तो आप याद रखिएगा एक्सेंचर। नाम क्या है उसका? एक्सेंचर। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। मई 2023 में कश्मीर के बाद भारत के किस राज्य में लिथियम भंडार की खोज की गई? तो आप याद रखिएगा राजस्थान के डेगाना में। ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, रिपीट हो गया फिर। ठीक है फ्रेंड्स, जुलाई 2023 में जीएसटी काउंसिल की हुई बैठक में ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो के लेन देन पर कितने प्रतिशत जीएसटी लागू किया गया? तो आपको ये याद रखना है, कितने प्रतिशत लागू किया गया? तो 28% लागू किया गया है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी क्रिस हाईमार्क की जुलाई 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 तक भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म आधार लेन देन वाला राज्य कौन बन गया है? तो वो कौन बन गया है? बिहार बन गया है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंटरसर्ट यूएसए द्वारा रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला हाल ही में भारत का पहला सार्वजनिक उपक्रम कौन बना है? ओएनजीसी। इस बात को भी आपको याद में रखना है। ठीक है, कौन बन गया है? ओएनजीसी। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? हाल ही में अपने प्रीमियम पेमेंट के लिए आरबीआई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी ई रूपी स्वीकार करने वाली पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी कौन बन गई है? तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी कौन बन गई है? रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इस बात को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक रिफ्लेक्शन के लेखक कौन है? तो आप याद रखिएगा डी नारायण बघुल। कौन है? डी नारायण बघुल है। अब आगे हम चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रेलवे के बुनियादी ढांचे व
कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस परियोजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो जनजाति गौरव कॉरिडोर। इसको आप 3 स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में छप चुका है, हो सकता है हूबहू क्वेश्चन आ जाए। तो जनजाति गौरव कॉरिडोर पूछ सकता है आपसे, अभी हाल ही में जनजाति गौरव कॉरिडोर की शुरुआत की गई, यह किसके द्वारा की गई ये पूछा जा सकता है, या यह किससे संबंधित है ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। इस कॉरिडोर के लिए 2023-24 के बजट में 70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया। सोचिए कि 70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए किया गया। किसके लिए? जनजातीय गौरव कॉरिडोर के लिए किया। शुरुआत किसने की है इसकी शुरुआत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा की गई है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे हम आते हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी WHO, विश्व व्यापार संगठन की अप्रैल 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक व्यापार प्रतिशत 2023 में वैश्विक व्यापार 2023 में 1% से बढ़कर कितने प्रतिशत पर पहुंच गया है? 1.17% पर पहुंच गया है। कितने पे? 1.17% पर पहुंच गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 मार्च 2023 को किस भारतीय चाय को यूरोपीय आयोग का संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ? तो आप याद रखिएगा, हिमाचल की कांगड़ा चाय को। किसको? हिमाचल की कांगड़ा चाय को। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हाल ही में फुटवियर रिटेल कंपनी बाटा इंडिया लिमिटेड के 68 लाख शेयर लगभग 108 करोड़ में किसने खरीदा? तो आप याद रखिएगा, भारतीय जीवन बीमा निगम ने। किसने? भारतीय जीवन बीमा निगम ने। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो निवेश बैंकर सुधा शिव कुमार को हाल ही में किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आप याद रखिएगा, फिक्की महिला विंग। नाम क्या है? फिक्की महिला विंग। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में सऊदी अरब और अन्य ओपेक प्लस तेल उत्पादकों ने अपने उत्पादन में लगभग कितने बैरल प्रतिदिन की कटौती की घोषणा की? तो आप याद रखिएगा, 1.16 मिलियन बैरल की कटौती की घोषणा की। कितने? 1.16 मिलियन बैरल की। तो आप याद रखिएगा कि 1.16 बैरल की कटौती किसने की? सऊदी अरब और ओपेक प्लस अन्य देशों ने। ठीक है, वह पहला भारतीय बैंक जिसने हाल ही में भारतीय रुपए में भारत और मलेशिया के बीच लेन देन की सुविधा के लिए मलेशिया में अपना विशेष वॉस्ट्रो खाता खोला है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने किया है वॉस्ट्रो बैंक खाता? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023 से वित्त वर्ष 2026-27 तक 5 वर्षों के दौरान कार्यान्वयन के लिए 1037.90 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ किस परियोजना को अप्रैल 2023 में शुरू किया है? तो आप याद रखिएगा, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। यहाँ दोस्तों क्या रहेगा? न्यू रहेगा, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP को शुरू किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। अप्रैल 2023 में RBI का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? नीरज निगम को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अपने कुल कृषि निर्यात का सर्वाधिक 11.5% हिस्सा किस देश को निर्यात किया है? तो आप याद रखिएगा, अमेरिका को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस बात को भी याद रखिएगा, किसे निर्यात किया है? अमेरिका को निर्यात किया है। क्या निर्यात किया है? तो भारत ने अपने कुल कृषि निर्यात का सर्वाधिक हिस्सा किसे निर्यात किया है? अमेरिका को। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वह दक्षिण पूर्व एशियाई देश जिसके साथ भारत अब RBI की पहल के अनुसार भारतीय रुपए में व्यापार कर सकेगा, मलेशिया। नाम क्या है उसका? मलेशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में देश के स्टॉक एक्सचेंजों में किस एजेंसी को सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी है? तो अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। किसे सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी है? अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 मार्च 2023 को रक्षा मंत्रालय द्वारा किस कंपनी ने
किस कंपनी के साथ प्रोजेक्ट हिमशक्ति के लिए 3000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया? तो आप याद रखिएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। कितने रुपए पर हस्ताक्षर किया गया? 3000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर। ठीक है। हाल ही में विश्व बैंक ने स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए किस राज्य को 363 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया गया? तो आप याद रखिएगा, किसे प्रदान किया गया? तो कर्नाटक को। याद रखिएगा, दक्षिण भारत का देश है, तमिलनाडु नहीं मारना है आपको, आंध्र प्रदेश नहीं मारना है आपको, केरल नहीं मारना है, मारना क्या है आपको? कर्नाटक। ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 1 अप्रैल 2023 को दिए गए एक आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का रक्षा निर्यात अपने सार्वकालिक उच्च स्तर पर कितने करोड़ रुपए का हो गया है? तो 15,920 करोड़ रुपए का। आपको यह भी याद रखना है, कितना? 15,920 करोड़ रुपए का। ठीक है। 31 मई को घोषित और 1 अप्रैल 2023 से लागू तो आगे आपसे क्या बोला है फ्रेंड्स? 31 मई को घोषित और 1 अप्रैल 2023 से लागू नई विदेश व्यापार नीति 2023 में 2030 तक निर्यात का लक्ष्य कितना रखा गया है? 2 लाख करोड़ रुपए। आपको ध्यान में रखना है, कितना किया गया है? 2 लाख करोड़ रुपए। ठीक है। इसको आपको भूलना नहीं है। आपको 5 लाख करोड़ नहीं मारना है, 6 लाख करोड़ नहीं मारना है, कितना मारना है? 2 लाख करोड़। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किस नाम से एक नया मंच पेश किया है, जिसका उद्देश्य फसल बीमा का लाभ उठाने वाले किसानों के बीमा दावों का भुगतान तेजी से होगा? तो आप याद रखिएगा, डिजी क्लेम। ऐसे आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा डिजी क्लेम क्या है? तो आप याद रखिएगा, डिजी क्लेम क्या है? राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किस नाम से यानी डिजी क्लेम नाम से एक नया मंच पेश किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? फसल बीमा का लाभ उठाने वाले किसानों के बीमा दावों का भुगतान तेजी से करना, जिससे उनको देरी ना हो, अपनी आने वाली फसल को बुआई अच्छे से कर सकें, जुताई अच्छे से कर सकें, फसल की कटाई कर सकें। अगर उनको वित्त ही नहीं मिलेगा तो इन सब चीज़ों से वो लेट होंगे और खाद्यान्न में उस तरीके से उत्पादन नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से उनको उत्पादन करना चाहिए था। ठीक है। इसलिए तेजी से भुगतान करने की बात की गई है। किसके माध्यम से? डिजी क्लेम के माध्यम से। श्रमिकों को के हक में लेबर सेस यानी उपकर के ऑनलाइन भुगतान के लिए इंटीग्रेटेड समेकित पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो आप याद रखिएगा, बिहार। वही बिहार जो गरीबी में सबसे नीचे पायदान पर है, यानी सबसे ज्यादा गरीबी कहाँ है? बिहार में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क और नालको ने संयुक्त रूप से किस नाम से देश के पहले और दुनिया के 5वें बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री को विकसित किया है? तो आप याद रखिएगा, बार्क B121। बार्क B121 आप याद रखिएगा इस चीज को। हाल ही में किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आप याद रखिएगा, टी राजा कुमार। कहाँ के हैं ये? भारत। अगर आपसे पूछा जाए फटाफ है क्या, तो फटाफ एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से देशों को ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, इन सूचियों में शामिल किया जाता है। जैसे कुछ टाइम पहले पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था, उसके बाद अगर उनको आगे बढ़ाया जाता तो ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाता। अगर ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाता तो ना उनको कोई ऋण देता, ना ही वहां व्यापारिक गतिविधियां ज्यादा होती, ना ही निवेश होता। तो ये सब प्रभाव पड़ते हैं फटाफ के ग्रे या ब्लैक सूची में शामिल करने से। उस देश की स्थिति खराब होती है, ये इंगित करता है फटाफ की रैंकिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे मर्सिडीज बेंज इंडिया का प्रबंधक निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो आप याद रखिएगा, किसे नियुक्त किया गया है? संतोष अय्यर। आप अय्यर मत मार दीजिएगा भी, जिसने पिछले मैच में शतक मारा है। ठीक, तो ये कौन से अय्यर हैं? संतोष अय्यर। ठीक है। मार्च में जारी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में दुनिया के शीर्ष 10 अरबपतियों में शामिल एकमात्र भारतीय अरबपति कौन है? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी की कंपनी कौन है?
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो हाल ही में आरबीआई ने कितने देशों के बैंकों को रुपए में भुगतान निपटाने के लिए विशेष वॉस्टो रुपया खाता खोलने की अनुमति दी है? तो आप याद रखिएगा, आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कितने देशों को दी है, तो आपको बताना है 18 देशों को दी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये गलतियां नहीं करनी है। आगे क्या कह रहा है, कहां पर 21वां अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय युवा महोत्सव एग्री यूनिफेस्ट 2023 आयोजित किया गया? तो आपको याद रखना है कहाँ किया गया है ये चीजें, तो बेंगलोर में। बेंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा कितने हजार करोड़ मूल्य के रक्षा अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है? तो 70,500 करोड़ के रक्षा समझौते पर या रक्षा अधिग्रहण प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई है। इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, हाल ही में ओईसीडी ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान कितना लगाया है? तो 2024 के लिए ओईसीडी ने 5.9% विकास दर का अनुमान लगाया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि किस संस्था ने लगाया है, तो ओईसीडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2023 में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किस राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद की घोषणा की गई? तो आप याद रखिएगा वो कौन सा राज्य है, तो राजस्थान। राजस्थान किससे लगता हुआ, तो आपको मैप में देख के पता चलेगा कि ये किन किन राज्यों से लगा हुआ है। जैसे उसके नीचे आपका गुजरात है, साइड में एमपी है, उधर पंजाब है, तो इस हिसाब से इसको हम देख सकते हैं। किस मंत्रालय द्वारा 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 के बीच 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। क्या नाम है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ध्यान रखिएगा इस बात को भी आप लोग। 20 मार्च से 3 अप्रैल के बीच मनाए गए 5वें पोषण पखवाड़ा की थीम क्या है? तो सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। तो क्या बोला? सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इसकी थीम क्या है और पोषण पखवाड़ा किसके द्वारा मनाया गया? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, मार्च 2023 में जारी ब्रांड एम्बेसडर की नवीनतम ग्लोबल 500 सूची में कौन सा भारतीय ब्रांड वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 ब्रांडों में 9वें स्थान पर है? तो आप याद रखिएगा, रिलायंस जियो। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। भारत सरकार 5 यानी फॉर्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन विजन पर आधारित किन 7 प्रधानमंत्री मेगा टेक्सटाइल क्षेत्र और परिधान पार्कों को स्थापित करने की मंजूरी हाल ही में दी गई? तो विरुधनगर कहाँ है? तमिलनाडु में, धार मध्य प्रदेश, वारंगल तेलंगाना, कुलबुर्गी कर्नाटक, अमरावती महाराष्ट्र, नौसारी गुजरात और लखनऊ उत्तर प्रदेश। इन जगहों पर 7 प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत टेक्सटाइल क्षेत्र और परिधान पार्कों को स्थापित किया जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे आरबीआई के डिजिटल रूपी के पहले चरण का क्रियान्वयन किस बैंक द्वारा 2 फरवरी 2023 को किया गया? तो आप याद रखिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। किसके द्वारा? कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। फरवरी 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 का निर्यात किया है? तो आप याद रखिएगा, किसको निर्यात किया है? तो मॉरिशस। नाम याद रखिएगा, किसे है, नाम क्या है उस देश का? उस देश का नाम मॉरिशस है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। 1 फरवरी 2023 को कहां पर हवाई अड्डे के परिसर में भारत के पहले मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया गया? तो आप याद रखिएगा, पहले मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन कहां किया गया? चेन्नई में। चेन्नई कहां है? तो आप ये भी याद रखना है, चेन्नई तमिलनाडु में है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में
भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो आप याद रखिएगा 6 से 6.8%, यानी 6% से 6.8% वृद्धि दर रहने का अनुमान है। कब से कब तक? 2023-24 से। ठीक है, ये किसने किया? आर्थिक समीक्षा भारत सरकार। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में कितने प्रतिशत विकास दर अनुमानित है? तो कृषि और संबंध क्षेत्र में कितने प्रतिशत विकास दर आधारित है? तो 3.5%। ठीक है फ्रेंड्स, आगे केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो आप ध्यान रखिएगा कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 5.9% राजकोषीय घाटा अनुमानित है। नेक्स्ट, भारत में किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया होगा? ये सिविल सेल नहीं होगा दोस्तों, यह सिकल सेल होगा। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन करने के लक्ष्य हेतु 2023-24 के बजट में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तो 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को पूरी तरीके से खत्म करने की बात की गई है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। केंद्रीय बजट 2023-24 में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा राशि को 15 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया है? 15 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो आप ध्यान रखिएगा 30 लाख कर दिया गया। कितना लाख? 30 लाख। बजट 2023-24 में व्यक्तिगत आयकर में छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया? तो आप याद रखिएगा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। जनवरी 2023 में IFOAM ऑर्गेनिक इंटरनेशनल डेटा के अनुसार वर्ष 2020 में जैविक खेती का विस्तार करने वाले शीर्ष देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्या कह रहा है? 26 जनवरी 2023 को IFOAM ऑर्गेनिक इंटरनेशनल डेटा के अनुसार वर्ष 2020 में जैविक खेती का विस्तार करने वाले शीर्ष देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान तीसरा है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? 13 मार्च 2023 से किस बैंक के म्यूचुअल फंड ने बंधन म्यूचुअल फंड के रूप में नई पहचान अपनाई है? तो आप याद रखिएगा IDFC म्यूचुअल फंड। तो IDFC म्यूचुअल फंड। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर यानी MIDH ने किस राज्य में बागवानी फसलों के लिए 3 उत्कृष्ट केंद्रों को मंजूरी दी है? तो आप याद रखिएगा वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा, पहला कर्नाटक, दूसरा उड़ीसा, तीसरा गोवा। कर्नाटक, उड़ीसा, गोवा। ठीक, तो कर्नाटक में कौन सी जगह? बेंगलोर। उड़ीसा में कौन सी जगह? जाजपुर। गोवा में दक्षिणी गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो आप याद रखिएगा उत्तराखंड। यहाँ पे ये नहीं रहेगा फ्रेंड्स, उत्तराखंड है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या करा? संगठित लिकोरिस यानी मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश। मुलेठी आप जानते होंगे, आप अगर गांव से रिलेटेड है तो कुछ बुजुर्ग लोग जो पान सुपारी या सुर्दी खाते हैं पान के साथ, तो उसमें थोड़ी सी ऐसे लकड़ी टाइप की रहती है, मुलेठी डालते हैं। तो उससे क्या होता है? उसकी गंध जो होती है वो अच्छी होती है, स्मेल उसकी अच्छी होती है, इस वजह से वो मुलेठी डालते हैं। तो वही मुलेठी की खेती करने वाला हाल फिलहाल का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश बन गया है। मार्च 2023 में नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब यानी ATL के परिस्थिति तंत्र को मजबूत करने के लिए किस व्यापक स्वनिगरानी ढांचा को लॉन्च किया? तो ATL सारथी। आप याद रखिएगा किसको किया? ATL सारथी। अगला क्वेश्चन, वित्तीय अपराध पर निगरानी रखने वाली संस्था फटाप ने मार्च 2023 में किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया? तो आप याद रखिएगा रूस को। अभी फटाप से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने और पढ़ा था पीछे,
उसको भी ध्यान में रखिएगा। वर्ष 2023 में क्रिप्टो को स्वीकार करने वाले बड़े देशों की सूची में भारत की रैंक कितनी है? 7वीं है। बड़े देशों में क्रिप्टो को स्वीकार करने वाले देशों में भारत की रैंक कितनी है? तो आप याद रखिएगा भारत की रैंक कितनी है? 7 है। अगला क्वेश्चन, 15 फरवरी 2023 को जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया में ड्राइव करने के मामले में लंदन के बाद विश्व में दूसरा सबसे धीमा स्थान है? तो आप याद रखिएगा दूसरा विश्व में सबसे धीमा स्थान बेंगलोर है। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? हाल ही में भारत ने फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल आपूर्ति करने का निर्णय लिया है? तो आप याद रखिएगा तो डीजल आपूर्ति करने का निर्णय भारत ने किसे दिया है? तो आप याद रखिएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट 2023 में किसे विश्व का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है? तो आप याद रखिएगा किसे किया गया है? मोनाको। ये भी क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं। 28 फरवरी 2023 तक देश में कुल स्टार्टअप की संख्या कितनी हो गई है? 92,683। कितनी हो गई है? 92,683। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। भारतीय मूल के वह अमेरिकी जिन्हें फरवरी 2023 में यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया, नील मोहन। नाम क्या है? नील मोहन। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि नील मोहन भारतवंशी हैं, भारत के हैं। तो आईआरसीटी ने किस बैंक के साथ भारत का सबसे पुरस्कृत सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो आप याद रखिएगा HDFC बैंक। HDFC बैंक, वही HDFC बैंक जो HDFC का विलय हो गया HDFC बैंक में, और भारत में बाजार पूंजीकरण के मामले में वो दूसरे स्थान पर, और पूरे विश्व की बात किया जाए तो बैंक के मामले में चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में कब तक बुलेट ट्रेन चलाने की घोषणा की है? याद रखिएगा 2026। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुलेट ट्रेन भारत में कब तक चल जाएगी? जो जापान की सहायता से बनाई जा रही है, कब तक चल जाएगी दोस्तों? तो आप याद रखिएगा 2026 तक आप बुलेट ट्रेन भारत में चलते हुए देखेंगे। ये एक भारत के लिए और पूरे विश्व के संदर्भ में भारत के लिए एक गौरव की बात है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए किसे गवर्नर ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आप याद रखिएगा वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने 18 मार्च 2023 को कहां पर ग्लोबल मिलेट्स यानी श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो आप याद रखिएगा कहां श्री अन्न का उद्घाटन किया? तो आप याद रखिएगा नई दिल्ली। मार्च 2023 में भारतीय रेलवे द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर अपनी तरह का पहला ट्रांस टी स्टॉल स्थापित किया गया? तो आप याद रखिएगा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो ये असम है। असम की राजधानी क्या है? गुवाहाटी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने हाल ही में भारत के किस राज्य में $1 अरब का निवेश करने की घोषणा की है? तो आप याद रखिएगा कर्नाटक। फॉक्स नाम क्या है उसका? फॉक्सकॉन ने कहां पर $1 अरब की निवेश की बात की है? तो आप याद रखिएगा कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोएशिया स्थित खाद्य यात्रा गाइड वेबसाइट टेस्ट एटलस द्वारा हाल ही में जारी दुनिया के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ रेटेड सैंडविच की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो टॉम्बिक सैंडविच। ठीक है, कौन है? टॉम्बिक सैंडविच, तुर्की। ये कहां है? तुर्की में है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ रेटेड सैंडविच की इस सूची में मुंबई का प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड बड़ा पाव 13वें स्थान पर है। आप याद रखिएगा मुंबई का फेमस वड़ा पाव किस स्थान पर है? तो 13वें स्थान पर है। इस बात को भी आपको दोस्तों ध्यान में रखना है, और कभी आप मुंबई जाइए तो इसको जरूर टेस्ट करिएगा वड़ा पाव। क्यों? क्योंकि मुंबई में ये बहुत ही फेमस है वड़ा पाव। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। वह राज्य सरकार जिसने 5 मार्च को लाडली बहना योजना लॉन्च की, जिसके तहत प्रत्येक महिला को 1000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे, किसने लॉन्च की? मध्य प्रदेश। किसने लॉन्च की? मध्य प्रदेश। याद रखिएगा 16 से 18 फरवरी 2023 तक मुंबई में आयोजित
द प्लस कॉन्क्लेव 2023 का इस वर्ष का विषय क्या है? दलहन क्षेत्र की स्थिरता, यानी दलहन क्षेत्र में भारत को स्थिर किस तरीके से बनाया जाए, इस बात पर जोर दिया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेम 2 योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने वाले सभी खंडों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री के मामले में वहां कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आप याद रखिएगा कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो महाराष्ट्र। कर्नाटक नहीं मारना है, केरल नहीं मारना है, कौन सा है? तो है वो महाराष्ट्र। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। फोन पे और बोस्टन काउंसिल कंसल्टिंग ग्रुप की मार्च 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का डिजिटल भुगतान बाजार 2026 तक 3 ट्रिलियन से बढ़कर कितने ट्रिलियन डॉलर का हो गया? तो आप याद रखिएगा कितने ट्रिलियन डॉलर का हो गया है? तो 10 ट्रिलियन डॉलर का हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। मार्च में जारी सिटी इंडेक्स 2023 की एक नई इंटरनेशनल वीमेंस डे स्टडी रिपोर्ट के अनुसार जहां महिला अरबपतियों की सूची में अमेरिकी शीर्ष पर है, वहीं भारत की महिलाएं इस सूची में किस स्थान पर है? तो आप याद रखिएगा महिला इस सूची में किस स्थान पर है? तो आप याद रखिएगा 5वें स्थान पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत पहली लेबर 20 बैठक 19-20 मार्च 2023 को कहां पर आयोजित की गई? तो अमृतसर, पंजाब में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमेश्वरन अय्यर की जगह किस पूर्व IAS अधिकारी को फरवरी 2023 में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? तो BBR सुब्रमण्यम। ये याद रखिएगा किसे नियुक्त किया गया? तो BBR सुब्रमण्यम को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है BBR सुब्रमण्यम जी, इनको आपको याद रखना है। ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और किस देश के पेनाड के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को 21 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया? तो आप याद रखिएगा कहां लॉन्च किया गया? तो सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 मार्च 2023 को RBI द्वारा किसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया? तो आप याद रखिएगा भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। ये हमने पहले भी कर चुका है, पहले भी कर लिए हैं। नाम क्या है? इरेडा। आपको चित्र भी दिखाया था उस टाइम इसका। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2023 में दुनिया के शीर्ष 10 सशक्त दूरसंचार ब्रांडों की सूची में कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी दूसरे स्थान पर है? तो आप याद रखिएगा रिलायंस जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस बैंक के भारतीय उपभोक्ता कारोबार का अधिग्रहण किया है? तो आप याद रखिएगा किसे किया है? सिटी बैंक को किया। नाम क्या है? सिटी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 में कितना रिकॉर्ड GST का संग्रह किया गया? तो आप याद रखिएगा लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए। कितना? 1.5 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट, उड़ीसा के वे 3 जिले जहां हाल ही में सोने के भंडार खोजे गए? तो आप याद रखिएगा देवगढ़, केओंझर, मयूरभंज। क्या नाम है? देवगढ़, केओंझर, मयूरभंज। ये कहां के जिले हैं? उड़ीसा के। क्या खोजा गया है? तो सोना खोजा गया है। ठीक है, सोने के भंडार। हाल ही में किसके द्वारा हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। क्या लॉन्च किया गया? हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। 6 मार्च 2023 को 5वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो आप याद रखिएगा कुआलालंपुर में। कहां किया गया? कुआलालंपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2023 में किस राज्य में भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमा क्रुसाई लॉन्च किया गया? अमा क्रुसाई लॉन्च कहां किया गया? उड़ीसा में। नाम क्या है? तो अमा क्रुसाई लॉन्च किया गया। कहां पे किया गया? तो उड़ीसा में किया गया। इस बात को भी ध्यान में रखना। हाल ही में आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार शो ITB बर्लिन 2023 का भागीदार देश रहा? तो आप याद रखिएगा जॉर्जिया। कौन रहा? जॉर्जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2023 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल संपत्ति व्यापार पर कौन सा कानून लागू करने की अधिसूचना जारी की गई? तो धन शोधन अधिनियम 2002 को लागू किया जाएगा। किस पर? तो आप याद रखिएगा वर्चुअल या क्रिप्टो मुद्रा पर। ठीक है। NSO की मार्च 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 2014-15 की तुलना में चालू कीमतों पर दोगुनी होकर 2022-23 के अनुमानित कितना हो गई है? तो 1 लाख
72,000 रुपए। कितना? 1,72,000 रुपए। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा और बचा होगा, देख लेते हैं कितना है। बस लास्ट ही है फ्रेंड्स। ठीक है, क्या कह रहा है? विश्व बैंक ने हाल ही में भारत के किस क्षेत्र को सहयोग देने के लिए $1 बिलियन के ऋण की घोषणा की है? तो स्वास्थ्य क्षेत्र को, स्वास्थ्य क्षेत्र में इतना इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, फरवरी 2023 में टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने विमानन क्षेत्र के अब तक के सबसे बड़े सौदे के अंतर्गत $70 अरब की कीमत से कितने विमानों का ऑर्डर बुक किया है? तो आप याद रखिएगा, 470 विमानों का ऑर्डर बुक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किस ई कॉमर्स कंपनी पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो आप याद रखिएगा, अमेजन पे पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों में निवेश के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है भारत के साथ? ऑस्ट्रेलिया ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब दोस्तों, आज की क्लास हमारी खत्म हुई। आपने देखा कि आर्थिक से रिलेटेड सभी घटनाक्रम, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको डिस्क्रिप्टिव माध्यम से, वन लाइनर माध्यम से, सभी तरीके से हमने इसको कर लिया। अभी तक हमने करंट की क्लास, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और आर्थिक घटनाक्रम, ये तीनों कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट हमारी ये देखने के बाद और राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम का वीडियो नहीं देखे हुए हैं, तो वो हमारे YouTube क्रीडोज द लर्निंग ऐप पर उपलब्ध है, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। यदि ये सारी PDF आपको चाहिए तो क्रीडोज द लर्निंग ऐप डाउनलोड कर इन सभी चीज़ों का PDF आपको मिल सकता है। और बहुत कुछ जो आपकी तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्रीडोज द लर्निंग ऐप पर मिलेगा। दोस्तों, ARO की हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, जिसमें टोटल 36 टेस्ट हैं, जिसमें से 4 टेस्ट हो चुके हैं। यदि आप कोई भी स्टूडेंट हमारे यहाँ टेस्ट यानी वजीराबाद में आकर टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो ऑनलाइन मोड पर भी ये सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। तो इसी के आधार पर हम अपनी सारी क्लासेस करेंगे, जिस हिसाब से हम करंट कर रहे हैं। और आगे हम चर्चित जैसे व्यक्ति, चर्चित नियुक्तियां, इन सबको भी हम लाएंगे। अब हमारी अगली क्लास जो होगी वो बजट से संबंधित होगी, क्योंकि बजट भी एक बहुत अहम रोल अदा करता है तैयारी में, तो उसको हम अगली क्लास में करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। यदि हमारी वीडियो आपको ये अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।